हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की आयु तथा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास सब कुछ कवर कर लिया है। एक एक कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो यदि आप लोगों ने वो हमारे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती क्या है। आंतरिक संरचना का मतलब ये है कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर की हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है। ऊपर का तो हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं कि कितनी चट्टानें हैं, पर्वत हैं, सागर हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर हमें जो देखना है उसके उसमें विचार विमर्श करना कि हमारी पृथ्वी अंदर से बनी कैसी है, उसको लेके अलग अलग विद्वानों के तथा अलग अलग वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए गए। तो उसके बारे में आज हम क्लियर एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूँ इस लेक्चर के बाद आपको कोई ऐसे आपके माइंड में कोई ऐसे डाउट नहीं रहेंगे और ना तो कोई ऐसे क्यूरीज रहेंगी जो आप हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ ना पाए। तो बस आपसे निवेदन है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करो जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। जैसे ये मान लो हमारी गोल पृथ्वी है टोटल, तो इसका ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ये आप एरो देख रहे हो, एरो पे ध्यान दो। और ये हमारी जो पृथ्वी की त्रिज्या हुई तो इसकी जो लंबाई है 6378 किलोमीटर है। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा ऊपर का भाग क्या है, भूपर्पटी, इसको हम भूतल कहते हैं, यहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। तो यहाँ भूस्थल से लेके पृथ्वी की सेंटर तक कितनी लंबाई है, 6378 किलोमीटर। तो यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा ही असंभव है। यहाँ तक कोई कैसे पहुँच सकता है इतनी 6378 किलोमीटर की खुदाई करना। क्योंकि डायरेक्टली हम इसके अंदर जाने के लिए इसके सेंटर में देखेंगे कि सेंटर कैसे बना है, किस सेल का बना है तथा किस रासायनिक अपघटन से इसका निर्माण हुआ है, कौन सी चट्टानें होती हैं, ठोस है या द्रव है या कैसा है। उसके बारे में जानने के लिए हम डायरेक्ट तो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। हाँ, वैज्ञानिकों ने कोशिश खनन करके खुदाई करने की कोशिश की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका सबसे ज़्यादा उनकी खुदाई 12 किलोमीटर केवल तक, 12 किलोमीटर। अब हम कंपेयर करते हैं 6378 किलोमीटर की 12 किलोमीटर से, तो बहुत कम यहाँ तक ही बैठेगा। 6378 किलोमीटर ये जब बहुत ज़्यादा है, अंदर यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल असंभव है। विज्ञान तथा अभी वैज्ञानिकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोला यहाँ तक खुदाई करके पहुँचना। तो इसलिए डायरेक्टली जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से हम कोई प्रमाण इसके अंदर के नहीं तथा हम किसी भी परत को लेके हम सिद्धि नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टली मैंने उसको देखा है, टच किया है खोद करके। तो अब इसके बचते हैं हमारे जो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी हम जानकारी फिर कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक ने अपने तौर तरीके अपना के उन्होंने इनडायरेक्टली इसकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हासिल की है एक एक परत के बारे में। लेकिन फिर भी ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति तथा पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास और पृथ्वी के आयु को लेके अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग थ्योरी थी, अलग-अलग मतभेद थे, क्योंकि सभी की एक जैसी नहीं थी। क्योंकि इस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे विद्वानों तथा महारथियों की कमी नहीं थी। एक ने अपनी एक थ्योरी मेहनत करके अपनाई, दूसरे ने अलग कोई कॉन्सेप्ट लगा दिया, उसकी थ्योरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। क्योंकि इतने ज़्यादा सभी के फ़ॉर्मूले हैं, अपने कोई कोई अपना गणितज्ञ बना बैठा है, उसने लगा दिया, तो उसने सभी विज्ञानों की अलग-अलग विचारधाराएँ हो गई। तो इसके लिए लेकिन सभी के विचारधाराएँ तथा सभी की जो थ्योरी है वो पढ़ना हमारे लिए सभी के कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ हमें जानकारी दी है जो काफ़ी हद तक सही भी हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो अभी तक इनकी सभी विद्वानों की विचारधाराओं से के अकॉर्डिंग पुष्टि हुई है, तो उसमें हमारे पृथ्वी का जो सेंटर है, जो केंद्र है, इसको अंतरम भी कहते हैं और इसको कोर भी कहते हैं या इसको सेंटर कहते हैं। जो यहाँ की सेंटर का जो इसका निर्माण हुआ है, वो ठोस ही है, वो किसी ने ना तो गैसीय बताया ना तरल बताया। तो ये क्लियर हो गया जो हमारी पृथ्वी का सेंटर है, जो आंतरिक कोर है, जिसको हम कोर बोलते हैं, ये सबसे लास्ट वाली 3 भागों में डिवाइड किया गया। मैं आगे सबको आपको डिस्कस कराने वाला हूँ, यहाँ से आप देखने की कोशिश करें। सियाल सीमा निभे, आप हमारे वीडियो में बने रहें, हम एक-एक चीज़ के बारे में आपको डिस्कस कराएँगे कि जो क्रस्ट, मेंटल तथा कोर, जिस अकॉर्ड पृथ्वी के फाइनल ये उन लोगों ने डिसीजन निकाला कि पृथ्वी की 3, एक तो अभिनव मत के अकॉर्डिंग, एक तो क्रस्ट हो गई, फिर मेंटल हो गई, 3 हो गई, 3 सतहों में विभाजित है तथा कौन से सतह किससे बनी है, किसकी गहराई कितनी है और किसको हर हर एक परत को भी डिवाइड किया गया है, उसको हम आपको और हर जगह का घनत्व कितना है तथा उसकी दूरी कितनी है और उसमें कौन से
कौन सी भूकंपीय तरंगे जाती हैं, कौन सी भूकंपीय तरंगे अंदर नहीं जाती हैं, उसके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। लेकिन इस यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारे वीडियो के माध्यम से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, उसके बाद इसका नंबर आ ही जाएगा, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो हमारा स्वेस का सबसे बढ़िया जो सिद्धांत है, स्वेस ने भी हमारे सियाल, सीमा तथा निफे के बारे में बताया है। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, ये जो हमारी होती है मैग्नीशियम, निकल तथा फेरस, जो जिससे हमारी ये परत बनी है, इसके तथा सबका घनत्व अलग अलग, ये सब मैं ब्रीफली आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले हम इनिशियल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अब देखेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या हमने देख ली 6378 किलोमीटर, ये हमारा पृथ्वी का केंद्र हो गया। तो क्योंकि हम डायरेक्टली हम इसके बारे में कुछ जान नहीं सकते हैं, तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ तक खुदाई करके पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता है, ये क्लियर कट हो गया, वैज्ञानिकों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले ये जानना, तो उन लोगों ने कौन से तौर तरीके, अपने जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं भूकंपीय तरंगे तथा ज्वालामुखी के अकॉर्डिंग सब कुछ समझने की कोशिश करके उनका जो निष्कर्ष निकला है, अलग अलग सबकी विचारधाराएँ हैं, तो वो इस लेक्चर के माध्यम से हम सब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब यहाँ से ही क्लियर करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मुख्य 3 स्रोतों से की जा सकती है। देखो, जो हम खुदाई करके तो पहुँच नहीं सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली 3 स्रोत हैं। एक तो पहला स्रोत हो गया अप्राकृतिक स्रोत, जो आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं। दूसरा है प्राकृतिक साधन, नेचुरल सोर्स। तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तो हम इस लेक्चर में ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो अप्राकृतिक स्रोत साधन हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं, तो इसमें 3 चीज़ आती हैं। एक तो घनत्व के द्वारा हम जानेंगे पृथ्वी के अंदर की सतहों के बारे में कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, हर जगह पे कितना घनत्व है। और उसके बाद हम दबाव के माध्यम से जानेंगे, फिर तापमान के अकॉर्डिंग जानेंगे। फिर देखते हैं दूसरे, जो मैंने बताया था दूसरा सोर्स है हमारा नेचुरल सोर्स या प्राकृतिक साधन। तो प्राकृतिक साधन में जो हमारी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी आती हैं, आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी से तो आपको तो पता ही क्या क्या निकलता है, लावा, मैग्मा, धूल, कण, अलग अलग प्रकार की धातुएं निकलती हैं, और ये सब तरल अवस्था में निकलती हैं। इतना ज़्यादा गर्म हो गए तरल अवस्था में निकलती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने ये पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी परत जरूर है जो ठोस नहीं है, तरल है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले जितना भी लावा, मैग्मा या जितने भी अयस्क होते हैं वो सब तरल अवस्था में निकलते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो हमारी भूकंप विज्ञान के जो सिस्मोलॉजी है, जो भूकंपी किरणें, भूकंप विज्ञान के जो भूकंप होता है, भूकंपी जो तरंगे होती हैं, उनसे इन लोगों ने अध्ययन किया, और सबसे ज़्यादा कारगर तरीका इनका भूकंप विज्ञान विज्ञान वाला ही रहा है। क्योंकि कोई भी हमारा जो इसके फाइनली जो अभिनव मत ये आप देख रहे हो ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस अभिनव मत में सभी का निचोड़ है, जो अभी वर्तमान में जो हमारा इम्प्लीमेंट होता है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा अभिनव मत है। इसमें टोटल क्रस्ट तथा मेंटल और या कोर के बारे में हर डिटेल जानकारी है। तो ये किसके अनुसार है? ये हमारे है ज्वालामुखी जो भूकंप नहीं सॉरी जो भूकंप की हमारी किरणें होती हैं, भूकंपी किरणों के बेस पे ही इसका अध्ययन किया गया है। तो आप ये जानने की कोशिश करो, प्राकृतिक साधन में एक तो ज्वालामुखी हो गया, इससे भी हमारे जो पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना है उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। लेकिन भूकंपीय विज्ञान के अकॉर्डिंग इन लोगों ने सबसे ज़्यादा साक्ष्य अच्छे पाए हैं, तथा सबसे ज़्यादा कारगर तरीका ये रहा है, और इसको टिक कर दिया कि भूकंप, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर तीसरा हमारा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हमारे थे जो ग्रहाणु की परिकल्पना थी, जो ऑरिजिन ऑफ द अर्थ हमारा इसके पहले वाला जो लेक्चर था सबसे शुरुआत वाला, उसके नहीं दूसरे नंबर वाला लेक्चर, उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके अलग अलग विद्वानों की अलग अलग थ्योरी हैं, 7 थ्योरी थी, जिसमें बिग बैंग एंड स्फीति का सिद्धांत थे, और ग्रहाणु की परिकल्पना, तथा ये हमारी जो निहारिका परिकल्पना थी, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इसके बारे में सब ब्रीफली हम लोगों ने कवर किया था। तो इसके द्वारा देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन लोगों ने कौन से अपने निष्कर्ष दिए। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे घनत्व के माध्यम से। ये आप पढ़ने की कोशिश करो, एक एक टॉपिक को समझते चलो, तो आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी घनत्व के देखते हैं।
पृथ्वी के नहीं कुछ बेसिक हमारे ये हैं बेसिक ये मैंने बना रखा है, इसको आप एक बार देख लो। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुँच, सॉरी ये टाइपिकल मिस्टेक है, इसको आप ध्यान बिल्कुल नहीं देना, मैं बोल रहा हूँ ना तो कोई पहुँच चुका है और ना तो कोई पहुँच सकता है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें ना तो कोई पहुँच पाया है, ना तो कोई पहुँच सकता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको सही कर देता हूँ रेड करके अभी, पहुँच इसका मतलब है पहुँच। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो पृथ्वी का सेंटर है, यहाँ तक पहुँचना खुदाई करके, खनन करके पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम इनडायरेक्टली तरीके से, जो इनडायरेक्टली हमारे रिसोर्सेस हैं ये हैं, घनत्व, दबाव, तापमान, ज्वालामुखी, भूकंप, इनके अकॉर्डिंग इनका अध्ययन किया गया है कि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है कैसे बना है, कौन सी शैलों से बना है। तो अब देखो यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो क्योंकि जो अभी मॉडर्न अभिनव मत है उसमें 6371 किलोमीटर कर दिया, तो कहीं 6371 किलोमीटर है, कहीं 6378 किलोमीटर है। तो लेकिन नॉर्मली हम बेसिक से जो पढ़ते आए 6378 किलोमीटर ही रखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थ का अध्ययन करे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ तक सेंटर तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो हमारा पृथ्वी का सेंटर है जिसको कोर कहते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों ने आंतरिक संरचना के विषय में परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली तरीके से प्राप्त अनुमानों के आधार पर जानकारी दिया है। नंबर 1, दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें। जो हमारे दक्षिणी अफ्रीका है इसमें सोने की खानें पाई जाती हैं, जो 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक गहरी हैं तथा उनकी खुदाई की गई। जो सोने की खानें हैं वो 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक गहरी हैं और उनकी खुदाई की गई है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पर्वतीय में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। आज तक सबसे सबसे प्रवेदन डिल आर्कटिक महासागर में, देखो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने क्या किया, जो हमारा आर्कटिक महासागर में है वहाँ तक इन्होंने, और वो आर्कटिक महासागर का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कोला क्षेत्र है, जो आर्कटिक महासागर का कोला क्षेत्र में, वहाँ तक वैज्ञानिकों ने 12 किलोमीटर तक की खुदाई कर ली है। क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गहराई तक पहुंच गए हैं, क्योंकि और इसके 12 किलोमीटर के बाहर, 12 किलोमीटर से अंदर जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि 12 किलोमीटर से बाहर हम नहीं जा सकते हैं, 12 किलोमीटर की गहराई से अंदर तक ये खुदाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने से एक ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानकारी जानने के लिए वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक इन्होंने जानकारी हासिल की है, किस माध्यम से, खनन तथा खुदाई के माध्यम से। जो हमारे परियोजनाएं चल रही थी ड्रिल वाली, ड्रिलिंग का मतलब जो प्रवेदन करके इन लोगों ने 12 किलोमीटर तक जानकारी हासिल कर ली है, कि ये जान गए कि पृथ्वी की सतह कैसी है। लेकिन ये भी फिर भी क्लियर नहीं है, क्योंकि सागर के नीचे, जो हमारे सागर हैं वहाँ की कुछ, वहाँ के नीचे सतहों में तथा जो हमारे स्थल मंडल हैं वहाँ की सतहों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ही है। हर जगह, हर प्लेस की अलग अलग शैलें हैं, हर प्लेस की अलग अलग गहराई है। तो अभी देखेंगे, तो सबसे पहले हम ये बेसिक चीज़ क्लियर कर लिया कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है तथा इसकी 6378 किलोमीटर त्रिज्या है, और सबसे ज़्यादा इन लोगों ने खनन के तरीके से, जो प्रवेदन के तरीके से खुदाई करके ये 12 किलोमीटर तक जा पाए हैं, लेकिन 6378 किलोमीटर इनके लिए जाना बिल्कुल ज़्यादा असंभव है। अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, जो हमारा घनत्व होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि घनत्व, जो हमारी पृथ्वी के अंदर शैलें या चट्टानें जितने भी हैं, तो उनके हम कैसे जान पाएँगे कि वो ठोस हैं या तरल पदार्थ की हैं या गैसीय हैं? गैसीय तो इम्पॉसिबल है, ये ठोस हैं या तरल हैं। तो उसके लिए घनत्व का होना, जिसमें जितना ज़्यादा घनत्व है तो वो ठोस होगा, घनत्व कम है तो इसका मतलब तरल है। धरातल का घनत्व, जो हमारी पृथ्वी है, धरातल का घनत्व 2.6 से लेकर 3.3 ग्राम प्रति घन है।
प्रति सेंटीमीटर घन या फिर सेंटीमीटर क्यूब इसको बोलते हैं। ये इसका ये हो गया यूनिट हो गई, हम घनत्व के आगे ये लगाएंगे जरूर, नहीं तो जो डिजिट लिखते हैं उसके आगे ये लगाना हमें पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप फिजिक्स पढ़े होंगे बेसिक से, तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आता है। जो इसके इसके यूनिट होती हैं, यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। देखो सबसे पहले ये छोड़ो, हम नॉर्मल सी बात कर लेंगे, डिजिट याद कर लेंगे, इतने काफ़ी। धरातल का घनत्व, जो हमारी धरातल है घनत्व, उसका 2.6 से लेकर 3.3 है, इतना घनत्व है हमारे टोटल ओवरऑल धरातल का। या धरातल का तो ऊपर भूपर्पट्टी का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे समस्त पृथ्वी का औसतन घनत्व। ये आपके पॉइंट याद करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं बताया, पॉइंट वाइज लिख दिया है कि आप इसके जो बेसिक ऑप्शनल या कोई भी हैं आप उसमें टिक करके क्लियर कर सको। समस्त पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर घन है, के लगभग है, अप्रोक्सीमेटली हर चीज़ है। और उसके बाद है पृथ्वी के केंद्र, जो हमारा कोर होता है पृथ्वी का, केंद्र को अंतरम भी बोलते हैं तथा कोर भी बोलते हैं। पृथ्वी के कोर का घनत्व सर्वाधिक है, जो 11 है। जो हमारे जो सेंटर है, पृथ्वी के सेंटर में सबसे ज़्यादा घनत्व है, तो इससे हमें पता चल गया, क्योंकि वहाँ का घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो ठोस पदार्थ की है, तभी तो वहाँ जो वस्तु जितनी ज़्यादा ठोस होगी तो उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका हम क्लियर कट कर लिए कि हमारे जो पृथ्वी घनत्व के माध्यम से क्लियर हो गया कि पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर है, वो हमारा ठोस है, ना कि तरल या द्रव अवस्था में है। तो यहाँ से क्लियर होगा घनत्व से कि हमारा पृथ्वी का सेंटर या कोर या अंतरम हमारा ठोस है, क्योंकि वहाँ का घनत्व सबसे ज़्यादा है। वहाँ का घनत्व 11 है, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी का एवरेज घनत्व देखा जाए तो 5.5 है, ऊपर का देखो 2.6 है, इसे लेके 3.3 तक है। वही कहें तो अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब ही रहता है जो हमारे ऊपर का क्रस्ट का जितना घनत्व है, लेकिन कोर का सबसे ज़्यादा है, 11 से 11 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्लियर हो गया कि जो नीचे सबसे निचला कोर पृथ्वी का भाग है वो हमारा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोर होता क्या है। यहाँ से आप देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी के देखो, पृथ्वी के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले होता है क्रस्ट, यहाँ से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये होती है भूपर्पटी, ठीक, समझ गए। भूपर्पटी, इसको क्रस्ट बोलते हैं। पहली सतह जो है पृथ्वी की 3 सतहों में डिवाइड किया गया है, पहली सतह को बोलते हैं, ये हमारा एरो, जहाँ एरो पे ध्यान दो, पहली सतह को क्रस्ट बोलते हैं। फिर क्रस्ट के बाद हमारी मेंटल आती है, उसके बाद कोर आती है। तो कोर को ही हम पृथ्वी का केंद्र या अंतरम बोलते हैं। तो यही हम लोग कर रहे थे, जो यहाँ से आप जान सकते हो। यहाँ से जो पृथ्वी का कोर है, वहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ठोस है। तो हमारा क्लियर हो गया कि पृथ्वी का जो सेंटर बना है वो हमारा ठोस पदार्थों से बना है। फिर उसके बाद हम दबाव के माध्यम से जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो दबाव के माध्यम से कुछ फैक्ट हैं आपके सामने, उनको पढ़ के बताता हूँ। शुरुआत में यह कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरम की ओर, जो ऊपर से जो पृथ्वी हमारी भूपर्पटी है उसके नीचे की ओर, अंतरम की ओर या केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों का चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है, अतः पृथ्वी के अंतरम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण बढ़ते भार के कारण बढ़ते दबाव के कारण है। जो इसका फैक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से शुरुआत में यह कल्पना की बढ़ते भार, देखो सबसे पहले ये वैज्ञानिकों में, इसको नॉर्मली आपको ऐसे समझाता हूँ। दबाव से इन लोगों ने क्या सोचा कि देखो यहाँ पे अभी देखेंगे, ये हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे जहाँ पे एरो है, कि ये देखो सबसे ऊपर हमारी क्रस्ट आ गई, इसका भी कुछ भार होगा, दबाव प्रेशर के अकॉर्डिंग भार होगा या दबाव होगा। फिर उसके बाद कितना ज़्यादा मेंटल कोर है, इसका भी भार है। उसके बाद हमारा ये जो कोर है, जो सबसे ज़्यादा मेंटल के बाद हमारी जो कोर केंद्र आता है, केंद्र जिस सतह से बनी है, तो इस पे ऊपर वाली सभी
या सियाल तथा सीमा या फिर क्रस्ट या मेंटल सभी का भार इसी के का पे है, इसीलिए इस पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है दबाव के कारण। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक ने ऐसा क्लियर किया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, हर पदार्थ का एक नियतांक गुणांक होता है, कहने का मतलब एक प्रत्यास्था सीमा होती है। वो सीमा होती है कि उससे ज़्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता। लास्ट सीमा हो गई है तो उस सीमा को बोलते हैं प्रत्यास्था सीमा। आप इस माध्यम से ये समझने की कोशिश करो कि प्रत्यास्था सीमा, हर एक जैसे एक रबड़ लो उसको खींचो आप, एक हद तक उसकी जहाँ तक हद होगी प्रत्यास्था सीमा जहाँ तक होगी वहाँ तक ही वो जाएगी, उसके बाद वो टूट जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसी अकॉर्डिंग हर पदार्थ की एक प्रत्यास्था सीमा होती है, या फिर किसी स्प्रिंग को दबाओ, वो उसकी जहाँ तक औकात होगी यानी तो जहाँ तक सीमा होगी वहाँ तक ही दबेगा, लास्ट सीमा के बाद वो नहीं दब सकता है, जहाँ उसपे जितना भी भार डाल दो वो उतने ही चिपका रहेगा। ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैं दे रहा हूँ। उसी अकॉर्डिंग हर पदार्थ का तथा हर सेल का एक हर पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा होती है तथा एक उसका निश्चित घनत्व होता है कि उसके नीचे आप उस पे कितना भी भार डाल दो, 1 या पचासों उसके ऊपर क्रस्ट या मेंटल का भार आ जाए तो उससे कम उसका घनत्व नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्लियर उन्होंने प्रेशर दबाव के अकॉर्डिंग वो जान गए कि दबाव का इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसका एक जो ये क्योंकि जो हमारी क्रस्ट बनी है, पृथ्वी की जो सतह बनी है, ये हमारे दबाव का तथा ऊपर के भार का कोई इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन जो उसका घनत्व होता है उस पे ज़्यादा है क्योंकि एक घनत्व की सीमा होती है, उसके ऊपर जहाँ जितना भी फिर भार या प्रेशर आए उससे ज़्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता। तो ये क्लियर हो गया कि इसका जो घनत्व है, तो इसके जो बनाव जो ये जिन तत्वों से मिलकर बना है, जैसे फेरस तथा निकल से बन के बना है, लोहा तथा निकल से, तो ये ठोस होते हैं। ये तो जो हमारे जो पदार्थ हैं ये तो ऑटोमेटिक इनको तो सभी लोग जानते हैं ये ठोस होते हैं। तो इसका स्वाभाविक गुण ही ठोस है, ना कि दबाव के कारण इसका घनत्व ज़्यादा है। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया कि दबाव का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं जिससे घनत्व हुआ है। तो घनत्व क्योंकि ठोस में घनत्व ज़्यादा होता है, तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ से भी क्लियर कर लिया कि पृथ्वी का जो अंतरम है या कोर है या फिर केंद्र है, जो कि जिस सतह से बना है वो ठोस भी बना है, ना कि तरल पदार्थ का बना है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, दबाव वाला फ़ॉर्मूला उन्होंने गलत कर दिया कि क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक होती है, एक सभी की प्रत्यास्थता सीमा होती है कि उस प्रत्यास्थता सीमा के बाद जहाँ हम किसी भी पदार्थ पे कितना भी दबाव डालें, उससे ज़्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता अपनी सीमा के बाहर। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आपका सवाल पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का किस सीमा के अकॉर्डिंग उसका घनत्व उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी किसी भी पदार्थ की एक प्रत्यास्था सीमा होती है, उससे ज़्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता है। जहाँ जितना भी उस पे प्रेशर या दबाव पड़े, उससे ज़्यादा या कितना भी भार डालो, उससे ज़्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता। फिर आगे अब हम लोगों ने डेंसिटी घनत्व के माध्यम से, दबाव के माध्यम से भी देख लिया, उसके बाद हम टेम्परेचर देखेंगे। जो तापमान होता है, तीसरा पॉइंट यहाँ से कवर कर रहे हैं। जो अप्राकृतिक स्रोत हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज़ का जो हमने घनत्व तथा दबाव क्लियर कर लिया, अब तापमान को समझेंगे। पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप से तापमान प्रति 100 मीटर पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। ये दर इसमें बताया है कि कहने का मतलब जो हम पृथ्वी से, लेकिन ये जो इन्होंने ये ऐसा 100 मीटर जाने पे 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन ऐसा ये हर जगह नहीं है क्योंकि जो पृथ्वी की बनावट है, क्योंकि जो ऊपरी जो भूप्रकृति है या पृथ्वी का क्रस्ट है, वो दूसरी सेलों से मिलके बना है। लेकिन उसके नीचे की जितनी भी सतह हैं, वो अलग-अलग पदार्थों से मिलके बनी हैं। तो किसी का घनत्व ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा ठोस हैं, कोई तरल हैं, कोई कैसे हैं, तो हर जगह ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करती है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियर कट, या हम क्या कोई भी विद्वान है, इस चीज़ को उन्होंने क्लियर कट किया ही नहीं है। वो सभी का अनुमानन एक है, लेकिन इससे वेरिएशन भी आती है। कहीं किसी ने कोई दूसरा अपना फ़ॉर्मूला अपनाया, किसी ने दूसरी थ्योरी लगाई, तो उसके अकॉर्डिंग सभी में डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को, लेकिन जो हमारे सामने है उसको हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो इसलिए हम नॉर्मल सा जान लेते हैं कि देखो पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पे 100 मीटर जाने पे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है उसके टेम्परेचर में। लेकिन
8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की जो वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है, परंतु वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर पता लगाया गया है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, ये कठिन हो जाता फिर भी उन लोगों ने पता लगाया, जो वैज्ञानिक तौर तरीके अपना के, कि 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने से 1100 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। उससे अकॉर्डिंग इन्होंने फिर 400 किलोमीटर की गहराई पे जाने पे कितना पाया, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर 700 किलोमीटर गहराई तक इन लोगों ने पता लगाया कि 1900 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होती है। तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक जो सतह है अलग अलग प्रकार की बनी है, क्योंकि हर जगह वेरिएशन है। 100 मीटर जाने पे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और यहाँ पे देखो आप 100 किलोमीटर अंदर गए, ये मीटर था, ये 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे जाने पे केवल 1100 ही हो रहा। तो इसका मतलब है कि हर जगह का एक ही दर यहाँ लागू नहीं होती है। तो हर जगह की वेरिएशन है, हर जगह अलग-अलग सतह से, क्योंकि अलग-अलग सतह अलग-अलग पदार्थ से बनी है। कोई तरल अवस्था में है, कोई ठोस अवस्था में है, कोई बहुत ज़्यादा ही ठोस है, कोई बहुत कम ठोस है, कोई कम तरल अवस्था में। इसके अकॉर्डिंग सभी का अलग-अलग अनुमान है। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया कि पृथ्वी की अंदर की जो सतह है किसी एक किसी एक ही परत तथा एक ही पदार्थ की नहीं बनी है। कई प्रकार की परत हैं तथा कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी है, और हर परत का अलग-अलग घनत्व है। एक जैसा कांस्टेंट घनत्व भी नहीं है, ना तो कठोर है, ना तो तरल है। हर सेल का हल प हर त उसका परत का अलग-अलग घनत्व है। इससे ये भी क्लियर हो गया, और कुछ बेसिक चीज़ हम यहाँ से पढ़ लेंगे। पृथ्वी के आंतरिक, ये यहाँ पे हमारा एरो है, एरो पे ध्यान दो, ये आ रहा है। सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ देखो। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन तथा स्थानांतरण मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। ये सबसे ज़्यादा मुख्य हमारा है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है उसमें उसमें ऊर्जा का जनन तथा ऊर्जा का ह्रास मेन रूप से जो हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ, इसीलिए रेडियो सक्रिय विधि अपनाई गई थी पृथ्वी की ओरिजिन की उत्पत्ति तथा आयु की पता लगाने के लिए। तो ये हमें याद रखो कि सबसे जो पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा का जनन होता है, पृथ्वी के अंदर हमारी जो ऊष्मा तथा एनर्जी का जनन किससे होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा में वृद्धि प्रारंभ हुई। कितने? 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन पहले साल रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा में वृद्धि प्रारंभ हुई, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर पदार्थों का बड़े पैमाने पर पिघलाव या मेल्टिंग तथा पुनर्गठन होने से विभिन्न मंडलों अंतरम मेंटल क्रस्ट का निर्माण हुआ। देखो, जब यहाँ से ऊष्मा की वृद्धि हो गई, इसके कारण रेडियो सक्रिय पदार्थों के जनन के कारण, तो वहाँ पे बहुत 4.5 बिलियन वर्ष पहले, तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, तो जो हमारे अंदर पदार्थ थे वो पिघलने लगे पृथ्वी के अंदर, और उससे उस मेल्टिंग के कारण पृथ्वी के अलग अलग चट्टानों तथा परतों का पुनर्गठन होने लगा, जिससे हमारे अंतरम तथा मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हुआ। जो पृथ्वी के अंदर हमारी 3 सतहें पहले बताया था, ये यहाँ से आप देख सकते हो, क्रस्ट, मेंटल तथा अंतरम, जिसको कोर बोलते हैं, इसका निर्माण होने लगा। अब देखेंगे, ये तो हम लोगों ने जो अप्राकृतिक स्रोत थे, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज थे, जो हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेज थे, इनको मैंने पढ़ लिया। घनत्व के माध्यम से पता लगाया कि पृथ्वी का अंतरम जो हमारा केंद्र है या कोर है, ठोस है, ऐसे दबाव से भी पता चला तथा तापमान से भी पता चला कि पृथ्वी के अंदर की सतह किसी एक घनत्व की नहीं है, अर्थात सभी सतह अलग अलग सेलों से मिलकर बनी है तथा अलग अलग पदार्थों से बनी है, और सभी का अलग अलग नेचर है, हर जगह पे अलग अलग घनत्व है। तो अभी हम देखेंगे जो हमारी प्राकृतिक नेचुरल सोर्सेस हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारे जो ज्वालामुखी उद्गार हो गया, फिर भूकंप विज्ञान से, जिसमें भूकंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी वाला अभी सबसे पहले देखेंगे। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग के गर्म तथा तरल हो जाने से तरल, देखो जो ज्वालामुखी उद्गार होता है हमारा, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ज्वालामुखी एकदम से आता है पृथ्वी की सतह पे, तो वहाँ पे क्या होता है,
सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? या तो लावा, मैग्मा तथा बहुत सारी मिट्टी, धूल, कण तथा अयस्क बहुत ज़्यादा ऐसे में पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी, वो सब किस रूप में? तरल रूप में निकलते हैं। तो इससे वैज्ञानिकों ने यह कोशिश की, यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी सतह ज़रूर है जो ठोस नहीं है, तरल है, क्योंकि जो हमारा ज्वालामुखी से निकलने वाला जितना भी आइटम्स हैं, जितने भी धातु हैं, जितने भी लावा, मैग्मा है, ये सब कुछ तरल रूप में ही निकलता है। उस तो इसी को मैग्मा में, तो यहाँ से हम देखने, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत जरूर है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर बताया गया है। तो जो तरल अवस्था में रहती है पृथ्वी के अंदर, कोई भी सतह हो सकती है, लेकिन उसका बिल्कुल क्लियर कट इन लोगों ने अभी पता नहीं लगा पाया किस जगह पे है। तो उसको क्या बताया गया है? मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे मैग्मा तथा लावा भरा रहता है। परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग को ठोस होना चाहिए, यह संभव हो सकता है कि, तो जैसा लेकिन हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा, जो प्रेशर दबाव वाला पढ़ा था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भार है, वो तरल अवस्था में नहीं हो सकता, वो ठोस ही रहेगा, क्योंकि ऊपर का इतना ज़्यादा प्रेशर दबाव होता है कि अंदर, जैसे सोचो ऊपर से कोई पत्थर बहुत वजन रखो, नीचे पानी हो, तो पानी फैल नहीं जाएगा तरल अवस्था में। तो इसलिए पत्थर के ऊपर ही पत्थर टिक सकता है, तो ठोस के ऊपर ही ठोस चीज़ रुक सकती है, ना कि पानी के ऊपर ठोस, क्योंकि ऊपर से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दबाव है ना, तो वो नीचे धंस जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इस लोग ये चीज़ जानने की कोशिश की है कि यहाँ से पढ़ो, पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा, कि ऊपर का जो इतना ठोस पदार्थ है, इतना ज़्यादा दबाव है उसका, हमारे शिला तथा सीमा का, कि हमारे अंदर जो कोई ठोस तरल पदार्थ, जो परत होगी पृथ्वी की, वो नहीं रुक पाएगी। लेकिन हाँ, एक कॉन्सेप्ट उन लोगों ने ये ज़रूर लगाया है कि यह संभव हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव आदि कम पड़ जाता है, जिससे चट्टानों का गलनांक बिंदु गिर जाता है, और जिस कारण वह अधिक ताप के कारण चट्टान पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, उन लोगों ने ये कि जो हमारे ज्वालामुखी उद्गार के संबंध में एक ज़रूर उन लोगों ने ये अपना विचार किया कि जो पृथ्वी पे देखो ज्वालामुखी आने से पहले दरार पड़ जाती हैं। जब दरार पड़ती हैं तो पृथ्वी के अंदर की जितनी भी वो दबाव, प्रेशर होता है, वो ऊपर दरारों के द्वारा निकल जाता है, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है। तो नीचे, और लेकिन नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा जब बढ़ता है, तो नीचे की जो चट्टानें होती हैं, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो उनका गलनांक बिंदु होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं, और जितने भी अंदर के पदार्थ होते हैं वो चट्टानें गल जाती हैं, गल के फिर ज्वालामुखी का रूप लेके ऊपर की तरफ एकदम तरल पदार्थ में आती हैं। तो इस चीज़ से क्लियर हो गया। तो लेकिन इस चीज़ से जो ज्वालामुखी क्रिया है, इससे हमारा फिर भी कोई ऐसे स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिल पाए कि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की गणना कर लें तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार से भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बनावट के कोई निश्चित तथ्य नहीं निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया तो हमारी ये निष्क्रिय हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ज्वालामुखी क्रिया से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बिल्कुल सही तरीके से नहीं जान सकते। हम केवल बस ये जान सकते हैं कि केवल अंदर या तो एक तरल तरल वो है, तरल सतह है जो हमेशा गली हुई रहती है, जो हमारे ज्वालामुखी से निकलती है, या तो हमारे पृथ्वी के गलनांक बिंदु को कम हो जाने से अचानक उसको क्रॉस कर जाने से जो हमारी चट्टानें हैं वो गल जाती हैं, फिर ज्वालामुखी के रूप में निकलती हैं। तो लेकिन यहाँ आंतरिक, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसके बारे में हम ज्वालामुखी से कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं निकाल सकते। अब देखेंगे सबसे मेन हमारी जो है भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी के साथ, ये सबसे ज़्यादा अहम है तथा इसके सबसे ज़्यादा कारगर विधि यही है। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो, भूकंप जो हमारा होता है, भूकंप कैसे आता है? भूकंप तो एक तो प्राकृतिक तरीके से आता है ना, प्राकृतिक तरीके से आप समझ गए भूकंप कैसे आता है? सॉरी, ज्वालामुखी हो गया, हाँ। एक तो प्राकृतिक तरीके से भूकंप आता है, और दूसरा भूकंप हम वैज्ञानिक तरीके से भी लाते हैं। एक तो प्राकृतिक भूकंप हो गया तथा एक मानवकृत भूकंप होता है। मानवकृत भूकंप कैसे होगा? या तो बमों के विस्फोट से तथा आणविक परीक्षण के दौरान विस्फोट द्वारा। जो हम किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं, बम का किसी चीज़ का विस्फोट करते हैं, तो उससे भी भूकंप तरंगें हमारी पैदा की जाती हैं। एक तो भूकंप से हमारी भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं, उनका
और दूसरे हमारे या कोई बम का विस्फोट या कोई परीक्षण ऐसा करते हैं वैज्ञानिक तरीकों से, उससे भी भूकंपीय तरंगे पैदा करते हैं और जिससे हम लोग उसका पृथ्वी की आंतरिक सतह का उसके घनत्व के अनुसार अध्ययन करते हैं कि कौन सी तरंग कैसी बनी है तथा उसमें भूकंप तरंग को मेन चीज़ है। भूकंप विज्ञान इसलिए कारगर है क्योंकि इसमें जो हमारी जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, जो भूकंपी लहरें तथा भूकंपी तरंगे होती हैं, उनके माध्यम से हमें गणना की जाती है कि पृथ्वी के अंदर हमारी कौन सी सतह कैसी बनी है, उनके वेग के अकॉर्डिंग। कोई भूकंपी तरंगें होती हैं जो ठोस में ही केवल चलती हैं, कोई भूकंपी तरंगें ऐसी होती हैं जो तरल में बिल्कुल नहीं चलती, वो केवल ठोस में ही चलेंगी। तो वो फाइनली वो ये चीज़ पता कर लेते हैं कि पृथ्वी के कोर तक कौन सी तरंगें पहुंची तथा किस माध्यम से पहुंची तथा कितने वेग से पहुंची और कितना टाइम उन्होंने लिया। तो उसके टाइम अकॉर्डिंग उनके चलने की स्पीड तथा उनके जो आने वाले परिवर्तन के अकॉर्डिंग वृत्ताकार जाती हैं या सीधे जाती हैं, उससे उन लोगों ने पता चेक कर लिया कि कौन सी तरंगे कौन सी पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन सी परत है जो किस मेटर की बनी है तथा कितना उसका घनत्व है। तो ये सबसे ज़्यादा कारगर पद्धति अपनाई गई और सबसे ज़्यादा कारगर ये रही भी। देखो, भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। नंबर एक, भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिससे भूकंपीय लहरों या सिस्मिक वेव्स का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। तो आप जान सकते हो कि जो हमारा सिस्मोग्राफ यंत्र होता है, सिस्मोलॉजी होती है, यह भूकंप विज्ञान और सिस्मोग्राफ यंत्र होता है, इसके द्वारा हमारी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे मेन फैक्ट हैं, इसको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा भूकंप के बारे में पढ़ाने वाले नहीं हैं क्योंकि जो हमारा भूकंप का अलग से एक चैप्टर बनेगा, ये काफ़ी बड़ा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बारे में हम तुम्हें नॉर्मल बेसिक से इसकी भूकंपीय तरंगे तथा इस वीडियो के माध्यम से इस लेक्चर में केवल हम यही समझेंगे कि हमारे ये किस तरह से हम भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, केवल ये समझेंगे, ना कि भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में समझना बहुत टाइम लगेगा, वो अलग से जब चैप्टर इसका पर्टिकुलर बनाएंगे, इसका चैप्टर आएगा तो वो अलग से लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल या भूकंप फोकस कहते हैं, वो फोकस होता है। देखो, जहाँ से हमारा भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम फोकस कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपी तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ पे सबसे पहले भूकंपी तरंगों का देखो हल्का सा अनुभव होता है कि भूकंप आने वाला है, तो उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट भूकंप आ गया, उसके पहले कई संकेत हमारे पास आते हैं, कई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को भूकंपी लहर कहते हैं या भूकंपी तरंगे कहते हैं। अब यहाँ से जानने की कोशिश करो, सबसे लास्ट लाइन देखो, सभी भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। ये जो हमारा स्थल मंडल ऊपर का होता है क्रस्ट, यहाँ पे ही सभी भूकंप आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। जो हमारा पृथ्वी का ऊपर भूप्रपट्टी है वहां से लेके अंदर 200 मीटर की गहराई तक वो हमारा स्थल मंडल होता है और हमारे सभी भूकंप स्थल मंडल पे ही आते हैं। ये क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा देखो, भूकंपी लहरों को 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें ये देख लिया, जो हमारा भूकंपी लहरों के बारे में जान लिया और ये जान लिया कि हमारे भूकंप फोकस, भूकंप मूल या फोकस किसको कहते हैं, उसको देख लिया कि जहाँ पे भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है वो उसको भूकंप मूल कहते हैं। फिर सबसे बाद में जान लिया कि तथा जहाँ पर भूकंपी तरंगों का अनुभव सबसे पहले प्रतीत किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। और भूकंप हमारा कहाँ आता है, धरातल पे आता है, जो हमारे पृथ्वी स्थल मंडल से लेके अंदर 200 मीटर की 200 किलोमीटर तक की गहराई तक को धरातल कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है, जो स्थल मंडल में आता है भूकंप। ये क्लियर अभी, ओके। अब आगे देखते हैं, हमारा भूकंपी लहरों को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगे। ये आपने बेसिक में पढ़ा ही होगा कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ा होगा। अनुप्रस्थ, इनको गौड़ तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, तथा अनुदैर्ध्य जो हमारी प्राथमिक होते हैं। तो भूकंप की 3 लहरें होती हैं। पहले हो गए प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, उसको पी कहते हैं। दूसरी होगी द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगे, इसको एस कहते हैं। एस का मतलब सेकेंडरी, पी का मतलब प्राइमरी, है ना। तीसरा हो गया धरातलीय तरंगे, जिसको हम सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव कहते हैं, इसको एल से प्रतीत करते हैं। इन तीनों को
किससे व्यक्त किया जाता है? एक तो जो हमारी प्राथमिक होती है इसको P से, जो द्वितीयक हमारी सेकेंडरी होती हैं इनको S से, जो हमारी धरातलीय तरंगे होती हैं इनको L से प्रतीत करते हैं। और ये चीज़ ध्यान कर लो, जो हमारी L होती हैं इनकी स्पीड तो सबसे कम होती है, वेग इनका सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत यही तरंगे होती हैं, यही फाइनली ऊपर तक आ पाती हैं। देखो यहाँ से हम देखेंगे, प्राथमिक लहरें वे भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की तरंग के समान होती हैं तथा इनमें कणों की गति तरंग की रेखा के सीध में होती है। जो हमारी प्राथमिक लहरें होती हैं, जो हमारी इनके प्राथमिक लहरों में जो कण होते हैं, इनकी गति कैसी होती है? जो हमारी भूकंपी तरंग की गति होती है, उसके सीध में होती है। यह सबसे अधिक वेगवान तरंग होती हैं तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं। तो इसको आपको ये नॉर्मली ध्यान रखना है, जो प्राथमिक हमारी तरंगें होती तरंगें होती हैं, ये ठोस गति में सबसे जोर चलती हैं तथा ये सबसे ज़्यादा वेगवान होती हैं, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। 2 पॉइंट याद करने हैं। दूसरा, हमारी जो एस तरंगे होती हैं जिनको द्वितीयक तरंगे कहते हैं या गौड़ तरंगे भी कहते हैं। ये द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगे जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। पहले वाली किसके? पहले देखो ध्वनि तरंगों के समान थी, दूसरी ये जल तरंगे तथा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इनकी थोड़ा स्पीड कम होती है, लेकिन ये भी जिनमें कणों की गति तरंग के दिशा के समकोण होती है और ये तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब जो हमारी एस तरंगे होती हैं ये आपको बहुत काम देगा, इसको आप ध्यान से एक बार समझ लो। पी तरंगे हमारी ठोस में चलती हैं, ठोस में तथा सभी में चलती हैं, तथा जो एस तरंगे होती हैं ये बिल्कुल हमारे तरल अवस्था में बिल्कुल नहीं चलती, तो तरल भाग में प्रायः बिल्कुल पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं। फिर हैं धरातलीय तरंगे जो एल होती हैं, जिनको सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव कहते हैं। धरातलीय लहरें या तरंगें पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इनकी गति सबसे कम होती है लेकिन अधिक प्रभावशाली होती है तथा ये सबसे ज़्यादा प्रबल होती हैं। मजबूत सबसे ज़्यादा होती हैं, इनकी स्पीड कम होती है, कम स्पीड से भी ये सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा करती हैं, लेकिन प्रभावशाली सबसे ज़्यादा होती हैं। तो आपने देख लिया कि जो हमारी भूकंपीय लहरें होती हैं वो एक तो PSL पी होती हैं जो हमारी ठोस में चलती हैं तथा द्रव में इनकी वेग स्पीड थोड़ा कम पड़ जाती है, लेकिन द्रव में भी चलती है। जो एस होती हैं ये केवल ठोस में ही चलती हैं, ये हमारे द्रव में बिल्कुल नहीं चलती। जो तरल पदार्थ होता है उसमें तरल सतह जो होगी हमारे पृथ्वी के अंदर उसमें ये बिल्कुल नहीं चलेंगी। उसी प्रकार धरातलीय तरंगे एल हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखो नॉर्मल चीज़ हम पढ़ लेते हैं। जब भूकंप आता है तो सर्वप्रथम लघु अथवा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, ये नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा टाइम मत व्यस्त करो। जब भूकंप आता है तो सर्वप्रथम लघु अथवा कमजोर कमजोर कंपन होता है। ये नहीं डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे भूकंप स्थल मंडल पे आ गया, तो सबसे पहले लघु तो अथवा कमजोर कंपन होता है। इसे प्राथमिक कंपन कहते हैं। और उसके थोड़े समय बाद और कुछ समय बाद दूसरा पहले की अपेक्षा कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन आता है। जो पहले आया था उससे थोड़ा जोर अप, दूसरी बार में जो कंपन आएगा वो थोड़ा अधिक प्रभावशाली होगा पहले की अपेक्षा। इसे द्वितीय कंपन कहते हैं। इसके बाद अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन आता है, जो फाइनली हमारा जब भूकंप आता है तो सब पहले प्रारंभिक, फिर द्वितीय, फिर फाइनली आ जाता है मुख्य कंपन आ जाएगा। तो इस प्रकार के ये तीनों कंपन को क्रमशः PSL तरंगों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक जो हमारा पहले कंपन थोड़ा स्लो आता है उसको P से, फिर जो दूसरा थोड़ा जोर से आता है उसको L, जो मुख्य कंपन हमारा आता है उसको L से प्रदर्शित किया जाता है। और इन्हीं तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हमारा भूकंप आता है तो इन तरंगों के अकॉर्डिंग हम ज्ञात करते हैं कि हमारी कौन सी तरंग कितना टाइम लेके हमारे इसको कितना टाइम लेती है कौन सी सतह को क्रॉस करने में, और कितनी तरंगे पहुंची, वहां से कितनी तरंगे निकली थी, कितनी बड़ी जैसे एस तरंगे वहां से हमारे उद्गम केंद्र से निकलेंगी जहाँ से भूकंप स्टार्ट होगा, लेकिन ये बीच में कोई तरल अवस्था पड़ गई तो ये आगे बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि ये तरल अवस्था में बढ़ती नहीं है। तो ये जब बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी तो इसके जरिए से ये जान लेंगे कि पृथ्वी के अंदर कोई एक ऐसी सतह है जो तरल है, क्योंकि भूकंपीय तरंगे जो हमारी एस हैं ये तरल को क्रॉस नहीं करती, तरल जहाँ होता है ये बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। और इन्हीं तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक पहुंच जाती, परंतु भूकंप केंद्र पर इन लहरों के अंकन
से ज्ञात होता है कि लहरें एक सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग पर चलती हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है। इसी घनत्व की विभिन्नता के कारण तरंगे परावर्तित होकर वृत्ताकार हो जाती हैं, क्योंकि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ जाता है। आप ये समझ गए? कहने का मतलब ये तरंगे एक सीधी दिशा में नहीं चलती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी में केवल अंदर पृथ्वी के अंदर केवल सभी ठोस सतह का आंतरिक भाग ठोस सतह का बना होता, तो ये डायरेक्टली एक साथ में तीनों तरंगे कहाँ तक, पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचती। कहाँ से? जहाँ से हमारा भूकंप स्टार्ट होता वहां से लेके पृथ्वी के केंद्र तक या कोर तक डायरेक्ट पहुंच जाती। इनको कोई टाइम नहीं लगता और ना तो ये विचलित होती। लेकिन ये सीधे ना चलकर ये वृत्ताकार मार्ग में चलती है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, ये भूकंप केंद्र हमारा है, यहाँ से हमारी पी तरंगे तथा एस तरंगे निकली। देखो जो हमारा ये कोर आया, कोर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठोस वो है, इसका घनत्व तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो पी तरंगे हैं तो देखो बहुत ज़्यादा इधर चली गई, इधर चली गई, एक दो पी तरंगे इसमें जाके निकली। तो इसके माध्यम से हम तरंगों के माध्यम से पता करते हैं कि पृथ्वी की सतह कैसे बनी है, और जो परावर्तित तरंगे होती हैं उनका भी ध्यान करते हैं। अब ये हम ये देखेंगे, ये मेन फैक्ट है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जबकि एस तरंगों का स्वभाव होता है, जो हमारी एस तरंगे द्वितीयक तरंगे होती है जिनको मैंने बताया, इनका स्वभाव होता है कि वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। तो इसी अनुसार एक हमारे वैज्ञानिक विद्वान थे, ओल्डहम नामक विद्वान ने 1909 ईस्वी में यह प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें नष्ट हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, और पृथ्वी के कोर में एस लहरों का पूर्णतः अभाव रहता है। जिससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर है, जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। इस आधार पर विद्वान ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के कोर का लोहा तथा निकल तरल अवस्था में है। देखो, यहाँ से ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो एस तरंगे होती है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये तरल सतह में तरल पदार्थ जो होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं जाती, वहाँ पे नष्ट हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो हमारे जो ओल्डहम नामक विद्वान थे, उन्होंने 1909 में ये अपने संकल्पना के अनुसार बताया कि जो हमारा पृथ्वी का भूकंप केंद्र होता है, यहाँ से लेके 120 डिग्री की दूरी पे, जो हमारी 120 की डिग्री दूरी है, वहाँ पे एस तरंगे एकदम से लुप्त हो जाती हैं, और जो हमारा पृथ्वी का कोर है, यहाँ तक कोई भी एक भी देखो एस तरंग इसमें नहीं पहुंची, केवल पी पहुंची हैं और एल गई है जो सबसे सीधा जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई एस तरंग नहीं है कोर में। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कोई ऐसी सतह है जो तरल अवस्था में है। तरल का मतलब पानी की तरह है, तरल अवस्था में है, जिससे इस तरंग क्रॉस नहीं होती, इसलिए पृथ्वी के कोर तक इस तरंग नहीं पहुंची। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है, ये भी ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, इतना ज़्यादा टाइम कवर हो गया। मैं कल या फिर आज शाम को ही दूसरा एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें हम टोटल जो हमारा अभिनव मत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में पृथ्वी के, और ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का ही रखूंगा, उसमें हर चीज़ कवर कर लूँगा कि हमारी जो पृथ्वी की कितनी सतह हैं, सियाल है या मेंटल है या कोर है, किस पदार्थ से बनी है, तथा उनकी लंबाई कितनी है, तथा जो हमारी क्रस्ट है, ऊपरी भाग किस चीज़ का बना है, अम्लीय है या एसिड है। सबसे जो हमारा ये इम्पोर्टेंट है स्वेस वाला, ये इसको भी हम कवर करेंगे। स्वेस का जो हमारा नियम है, स्वेस के अनुसार कि देखो, हमारी पृथ्वी की जो 3 सतह उन्होंने बताया है, क्रस्ट के नीचे उन्होंने बताया, जो हमारी क्रस्ट के नीचे 3 सतह हैं, एक तो सियाल, सीमा, निभे। इनके सबके जो इनके सब के बारे में हम आपको विस्तृत तरीके से अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। और उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है, सियाल, सीमा, निफे, ये तो बता ही देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है अभिनव मत। अभिनव मत के अकॉर्डिंग जो अभी वर्तमान समय में जिसकी सबसे ज़्यादा अस्तित्व में है, क्योंकि पुराने जितने भी ये मत थे, सबकी थ्योरी थी अलग अलग विद्वानों की, उनको निष्क्रिय कर दिया गया, उनको ज़्यादा ध्यान में नहीं लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्तमान में चलने वाला जो अभिनव मत है, नाम से ही आपको पता चलेगा, अभिनव का मतलब नया सा, जो न्यू व्यू हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे कि हमारी जो क्रस्ट है, ऊपरी भाग है, जहाँ भूपर जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, उसके भी 2 भाग होते हैं, तथा किसकी गहराई कितनी है, किसका घनत्व कितना है, किसमें जो हमारी भूकंपी किरणें होती हैं,
किस वेग से चलती हैं तथा उनका औसतन वेग कितना रहता है, कौन सी भूकंपी तरंग हमारे इस क्रस्ट को तथा किस सतह को उसके बाद जो क्रस्ट के बाद हमारी जो मेंटल आ जाती है, मेंटल के भी 2 पार्ट हैं, वो भी आपको ब्रीफ में बताएँगे। उसके बाद हमारे और ये सब कैसे निर्माण इनका हुआ तथा जो हमारा सेंट्रल आंतरिक कोर है, ये भी 2 हमारे 2 भागों में बना है। इसकी 2900 किलोमीटर से 1371 किलोमीटर तक की लंबाई है टोटल। तो इन सब के बारे में विस्तृत तरीके से इस वीडियो में कवर करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद में, लेक्चर नंबर 7, उसमें हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से उसको अपलोड करूँगा, आप उसको देखना ज़रूर। ये ओके, तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ, और साथ में ये भी बताएँ कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। हाँ, कुछ 1-2 एरर हुई हैं, जैसे टाइपिकल मिस्टेक हुई है, भार को या कुछ भी और कुछ लिख दिया, तो उसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उसको आप अपने आप में करेक्शन कर लें स्क्रीनशॉट लेके, और उसको, क्योंकि मैं साथ में पढ़ के भी बोल रहा हूँ, तो टाइपिकल मिस्टेक को आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है आपके जो फैक्ट हैं और जो जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको ब्रीफली समझना है। और आपको कोशिश करना है कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में उसको पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि पढ़ने से आपके 1-2 कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम किसी की सुनते हैं, सुनोगे वही जो मैं बोलूँगा। पढ़ने में तो हर चीज़ कवर हो जाती है, उसमें जितने भी फैक्ट हैं, बेसिक चीज़ें फैक्ट होते हैं, जो कुछ बोलने से जिनको कोई टीचर नहीं बोलता है, कभी-कभी उसके माइंड से वो स्किप हो जाते हैं। तो उसको, आपको सबसे मेन चीज़ है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसके कोशिश करो ब्रीफली जो आपके पॉइंट हैं उनकी नोट बनाते रहो, और कोशिश करो हर एक पॉइंट को जितना बेसिक से टॉपिक कवर करो। ऐसा नहीं कि आप बीच में आपने कोई हमारा एक लेक्चर देख लिया तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो इसके पहले ये देखो, हर चीज़ की एक दूसरे से लिंक होती है। अभी पृथ्वी की उत्पत्ति को ले लो, पृथ्वी की आयु को ले लो, तथा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है। इनके तीनों की तो आपस में एक ही चैप्टर है, लेकिन 3 टॉपिक हैं। कि चैप्टर इसलिए एक है क्योंकि इन तीनों को एक साथ इसलिए पढ़ा जाता है, क्योंकि जो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके देखा, तो वही पृथ्वी की ओरिजिन तथा पृथ्वी की एज में वही सेम ही कॉन्सेप्ट, कोई 1-2 कॉन्सेप्ट उसमें भी सेम होते हैं, और उनके सेम ही वही नियम लगते हैं, वही वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे आपने ये इसमें ही देख लिया, इस चैप्टर में जो हमारा ये अभिनव मत है, जिसको मैं कल पढ़ाऊँगा, तथा श्वेत का मत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या लिंक कर रहा है? सब हर जगह पे घनत्व ही लिंक कर रहा है। जितने भी हमारे विद्वान हैं या वैज्ञानिक हैं, वो पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? या तो भूकंपीय तरंगें चलती कैसे हैं? घनत्व के बेस में, जिस का घनत्व ज़्यादा है, उसमें भूकंपीय तरंगों की स्पीड के अकॉर्डिंग वो गणना करते हैं, कि घनत्व के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे कितना, तो हर चीज़ का लिंक होता है। ये ऐसा नहीं कि हमने 1-2 टॉपिक को स्किप कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं कि आप हमारे की ये लेक्चर या वीडियो के माध्यम से पढ़ें। अच्छे-अच्छे यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर हैं। आपके पास अच्छी कोई राइटर की बुक है, उसको आप पढ़ें। कहने का मतलब कोई भी चीज़ स्किप ना करें। ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारी वीडियो के माध्यम से पढ़ें। आपको जो भी सोर्सेस अवेलेबल आपके पास हैं, जितना भी टाइम, उसके अकॉर्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें, तभी उसके बाद हमारे अपकमिंग आने वाले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर पाएँगे। तो ओके, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम कर रहा हूँ, अपने लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जैसा भी लगा हो, या भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। ओके, जय हिंद।